हेलो, वेलकम टू किरोशा नर्सिंग क्लासेज। किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं मैं प्रफुल्ल कुमार चौहान। वेलकम टू डियर नर्सिंग स्टाफ। जितने भी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर ये वैकेंसी निकली है, जो तैयारी कर रहे हैं सब जितने भी फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है ना। एलिजिबल क्राइटेरिया या आपके डोमेन सर्टिफिकेट यहाँ पे जो आपके हिमाचल प्रदेश का होना चाहिए, ठीक है, उन्हीं को उन्होंने एप्लीकेबल किया है, वो ही फॉर्म भर सकते। फॉर्म ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब एग्जाम की डेट बहुत ही जल्दी डिक्लेयर हो सकती है, ठीक है। अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिएगा और इस 312 पोस्ट के अंदर अपनी एक सीट को कंफर्म कीजिएगा, ठीक है ना। अपनी सीट को कैसे अपन फिक्स करेंगे, तो अपन तैयारी करेंगे हर एक वो एमसीक्यू जिसके साथ में आपके रैशनल क्लियर करवाए जाएंगे। टॉपिक्स आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी के साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है और हो सके तो टेस्ट भी जरूर देके अपने आप को इवेल्युएशन कीजिएगा। और जो एमसीक्यू गलत हो रहा है उसके ऊपर बस अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अपने पास में फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर रहने वाला है। रेडी रहिए, देखते हैं। हर एक एमसीक्यू आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत खास रहने वाला है। फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है। The nurse is taking care of a patient after vaginal hysterectomy, ठीक है ना, for prolapse uterus. Which of the following nursing intervention by the nurse would best minimize the risk of pulmonary embolism this patient? क्या हो रखी है? वेजाइनल हिस्टेक्टोमी, यानी क्या किया गया है? यूट्रस को कंप्लीट रिमूव किया गया है। यूट्रस को क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। एक होता है बाई वेजाइनली और दूसरा क्या होता है? एब्डोमिनली हिस्टेक्टोमी, ठीक है ना। वेजाइनली हिस्टेक्टोमी के अंदर बेसिकली आपका क्या होते हैं? वेजाइनली हिस्टेक्टोमी के अंदर बेसिकली यूट्रस को रिमूव किया जाता है। किसको? यूट्रस को रिमूव किया जाता है किसके द्वारा? बाई वेजाइनल, ठीक है ना, वेजाइनल के द्वारा, यानी यहाँ पे ऑपरेट की आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरा आपका होता है एब्डोमिनल सर्जरी के द्वारा, एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। यहाँ बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपका सर्जरी के द्वारा, ठीक है ना, सर्जरी के द्वारा क्या किया जाता है? यूट्रस को रिमूव किया जाता है। मैं डियर नर्सिंग ऑफिसर, सॉरी नर्सिंग स्टाफ जो भी है, आप जो तैयारी कर रहे हैं इस हिमाचल प्रदेश के अंदर, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वैकेंसी आई है फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। जितने भी क्लास को देख रहे हैं माय डियर कैंडिडेट्स, मैक्सिमम क्लास को शेयर कीजिएगा। और हर एक जो एमसीक्यू है वो आपके एग्जाम, प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है, आने वाले एग्जाम के अंदर भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यू आप भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे अटेंड करना है उस एमसीक्यू को, क्या रेशनल रहता है, क्यों उसका ये आंसर है, ये सारा का सारा अपन यहाँ पे इस ऑनलाइन क्लास के अंदर समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सीधी सी बात है, पल्मोनरी बेसिकली अगर मैं बात करूं तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। सीधा कहां दिमाग जाना चाहिए जब भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात आए? यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर आपका जो ब्लड का ये कोगुलेशन बना है वो बेसिकली कहां से आया है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है ना। और ये बेसिकली क्यों होता है? इमोबिलाइज जो अपने, यानी पेशेंट क्या होते हैं? लॉन्ग टाइम बेड रिडन होते हैं, या फिर मूवमेंट नहीं होने के कारण, लॉन्ग टाइम एक ही बॉडी पोस्चर में रहने के कारण यहाँ पे सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है ना। और वो बेसिकली क्या कॉम्प्लिकेशन करता है? डीवीटी बेसिकली आपके मेनली डीप है, इसलिए कहां ट्रांसफर हो जाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है ना। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है और क्या करता है? एम्बोलिज्म करता है, एम्बोलिज्म करता है। दिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये क्या है? एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है यहाँ पे। ये बेसिकली क्या है? आपके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा आपका? ए ऑप्शन, दिस इज द पॉजिटिव, द पेशेंट एट हाई फाउलर पोजीशन। जी नहीं, प्रोवाइड स्मॉल पिलो अंडर द
यहाँ पे हाई फाउलर पोजीशन से भी कुछ नहीं होने वाला है, स्मॉल पिल्लो का भी यूज नहीं करना है। असेसिंग लोअर एक्सट्रीमिटी फॉर द वार्मथ एंड स्वेलिंग, ठीक है ना, बिल्कुल अपन असेस कर सकते हैं, लेकिन इससे भी अपन प्रिवेंशन नहीं कर सकते, इसलिए अपने पास में सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या रहेगा, अर्ली एम्बुलेशन, ठीक है ना, जितना जल्दी हो सके अपने को क्या करवाना है, पेशेंट को मूवमेंट करवाना है, ठीक है, अपने को पेशेंट को क्या करना है, खड़ा करके उसको वॉकिंग के लिए भी तैयार करना, या फिर नॉर्मली अपन कह सकते हैं मूवमेंट यहाँ पे होनी जरूरी है। यही सबसे बढ़िया प्रिवेंशन रहने वाला है डीवीटी के लिए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से अपने को अगर प्रिवेंशन करना है तो, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास में है, केयरफुली रीड कीजिएगा। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बेसिकली आपके अगर मैं बात करूं तो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम या फिर हायोइड बोन्स, ठीक है ना, हायोइड बोन्स बेसिकली इससे मिलकर बनना होता है। और कितनी बोन्स होती हैं, 80 बोन्स यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। वो एक होता है अपेंडिकुलर, दिस इज द अपेंडिकुलर के अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूं 126 बोन्स यहाँ देखने को मिलती हैं। कौन सा होगा आपके, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड द हायोइड बोन यहाँ पे बेसिकली, और उसके साथ में क्या रहने वाला है आपका रिब्स, ठीक है ना, इसके साथ में क्या रहेगी आपके रिब्स। ये बेसिकली क्या होंगे सारे के सारे, ये भी एमसीक्यू आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है। एस्किल सॉरी जो एक्सेल जो स्केलेटल जो आपका होता है वो बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, 80 बोन्स होता है ये तो है, लेकिन किससे मिलकर बना होता है, तो आपके जो स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम या फिर हायोइड बोन देन रिब्स एंड स्कल, यहाँ पे क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। क्या रहने वाला है आपका राइट आंसर रहने वाला है, जी हाँ, अपेंडिकुलर बेसिकली क्या रहता है आपका, ठीक है ना, बाकी जो बचा हुआ रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर, क्या रहेगा आपका अपेंडिकुलर बेसिकली आपका रहने वाला है। तो 80 बोन्स क्या रहेगी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, 80 बोन्स बेसिकली क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास में है, उस adequacy of the fluid replacement in a patient with a shock is the best determined, ठीक है ना, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। यानी अपने पास में एडिक्वेट यानी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक से प्रिवेंशन करना है, किससे, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक से प्रिवेंशन करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, फ्लूइड मैनेजमेंट अपने को करना पड़ेगा। इसके लिए अपन क्या चेक करेंगे, यूरिन आउटपुट चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, यूरिन आउटपुट चेक करेंगे। अगर प्रॉपर यूरिन आउटपुट यहाँ पे हो रहा है इसका मतलब ये है प्रॉपर हाइड्रेशन है, पेशेंट को प्रॉपर यहाँ पे बॉडी के अंदर फ्लूइड्स का लेवल है, ठीक है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के अंदर या फिर बर्न के पेशेंट के अंदर हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है, पेशेंट को इमरजेंसी के अंदर लाया जाता है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसको क्या करना है, अपने को फ्लूइड चढ़ाना है, ठीक है ना, सबसे पहले उनको आईवी फ्लूइड चढ़ाना है, जिससे उनको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक से प्रिवेंशन कर सकते हैं। दिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है आपका राइट आंसर क्या रहेगा, नॉट फॉर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबव द 100 mg, इसका कोई रिलेशन नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे भी यूरिन आउटपुट ऑफ 30 पर ml, ठीक है ना, अगर इतना रह रहा है तो बेसिकली क्या रहेगा आपका नॉर्मल रहने वाला है। या फिर ऐसे को मैं इससे भी बढ़िया ऑप्शन अपने पास में ये रह रहा है, अगर इतना आ रहा है दिस इज द 50 ml पर ml, ये और भी ज्यादा बेस्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना, मोर देन, लेकिन इसको अपन मान सकते हैं राइट, लेकिन अगर अपने पास में 50 ml पर ओवर हो रहा है तो ये तो और भी बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू के पास चलते हैं, द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ए स्लाइडिंग हाइटस हर्निया, ठीक है ना, यानी अपर मूवमेंट ऑफ स्टोमक, ठीक है ना, स्टोमक का कहां हो रहा है, अपर साइड में मूवमेंट हो रहा, तो सीधी सी बात है इसोफेगस को क्या करेगा यहाँ पे, इसोफेगस को यहाँ पे क्या करेगा, प्रेशर करेगा, ठीक है ना, प्रेशर करेगा, जिसके कारण क्या देखने को मिल सकता है आपके GERD देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, GERD मिलता है, ठीक है। खाना क्या होगा आपका, ठीक है ना, वापस सबसे ज्यादा हाई एसिडिटी यहाँ देखने को मिलेगी, और जो आपका फूड कंटेंट है, ठीक है ना, जो आपने फूड कंटेंट लिया है वो वापस क्या होगा, रिवर्स होने लग जाएगा।
रिवर्स यानी बैक फ्लो होने लगेगा, रिवर्स यहाँ देखने को मिलेगा। जो आपने कई बार देखते हैं खाना खाया और आपको एसिडिटी के साथ में सीधा आपके गले के अंदर जो कंटेंट होते हैं कई बार आ जाते हैं, फूड पार्टिकल्स जो आते हैं, वो बेसिकली इसको अपन क्या बोलते हैं जीआरडी, या फिर बहुत ज्यादा गर्म या फिर जलन जो महसूस होती है जिसको अपन बोलते हैं हाई एसिडिटी, दिस इज कॉल्ड जीईआरडी। ठीक है ना। फीलिंग फुलनेस, ठीक है ना। द मोस्ट कॉमन सिम्टम स्लाइडिंग हाइटस अर्निया, जी बिल्कुल यहाँ पे ये भी हो सकता है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इतना नहीं रिलेशन है, लेकिन हाँ जीईआरडी यहाँ पे क्या रहने वाला है मैन, इसका अगर मैं बात करूं तो जीईआरडी यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है। सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है ना। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका जीईआरडी। इसके लिए बेसिकली अगर मैं पोजीशन की मैं बात करूं तो सबसे बढ़िया पोजीशन कौन सी रहती है, रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग। ठीक है ना, रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग बेसिकली यहाँ पे सबसे बढ़िया पोजीशन रहती है। बहुत बार एमसीक्यू आया हुआ है, जीआरडी से प्रिवेंशन करने के लिए मेनली अपन कौन सी पोजीशन देते हैं, बेसिकली अपन देते हैं रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन के अंदर। ठीक है ना, जहां पे आपका हेड पार्ट तो क्या होगा अपर साइड में, एंड फुट पार्ट है वो बेसिकली क्या रहेगा बिलो रहने वाला है। ठीक है ना, हेड पार्ट क्या रहेगा आपका अपर रहेगा, कहाँ रहेगा अपर रहने वाला, एंड फुट पार्ट जो है आपका वो क्या रहेगा बिलो रहने वाला है। ये बेसिकली अपन बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज सजेस्टिव ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज द सजेस्टिव ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, क्या रहने वाला है। ठीक है, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम, क्या एनलार्ज रहने वाला है, तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस, तो और भी बहुत सारी कंडीशन के अंदर देखने को मिल सकता है। डार्कनिंग ऑफ द निप्पल भी बेसिकली प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी आपको डार्कनिंग देखने को मिल सकता है, या फिर आपके जो सॉरी यहाँ पे जो आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी इंबैलेंस होने के कारण भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यूनिलेटरल डिस्चार्ज ऑफ द निप्पल्स ये बेसिकली क्या रहता है आपका राइट आंसर रहता है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल, ठीक है ना, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल अपने इंडिया के अंदर कौन सा रहने वाला है, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है ना, ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा यहाँ पे रहता है। ठीक है, इसको अपन क्या कर सकते हैं सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या कर सकते हैं सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं। आफ्टर बाथिंग अपन क्या कर सकते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड के 5th डे या फिर 7th डे पे अपन क्या कर सकते हैं इसको सेल्फ एनालिसिस, ब्रेस्ट सेल्फ एनालिसिस। ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एनालिसिस कब कर सकते हैं, जो पीरियड्स के अपन 5th या 7th डे पे अपन क्या कर सकते हैं एनालिसिस कर सकते हैं। दिस इज द ब्रेस्ट सेल्फ एनालिसिस। ठीक है ना, 7 डे ऑफ आपका पीरियड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या रहेगा आपका डी ऑप्शन क्या रहने वाला राइट आंसर रहने वाला है। सिम्टम ऑफ द हाइपोग्लाइसेमिया अकर्स व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है ना, अगर मोर देन 140 mg पर डीएल, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, इसको अपन क्या बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और अगर मोर देन 200 हो रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया, इसको अपन क्या बोलते हैं सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया। अगर मोर देन 250 mg पर डीएल है इसको अपन क्या बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, इसको अपन क्या बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं आपके कीटोन्स ब्रेक डाउन होने लगते हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी बोलते हैं। ऐसे में क्या ट्रीटमेंट रहेगा इसका, ऐसे में क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है इंसुलिन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। इसको अपन किसके अंदर करते हैं टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस, जिसको अपन क्या बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं। बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है ज्यादा लेस देन 40 ईयर यानी
आपके यंगस्टर के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अपने से क्या पूछ रहा है, यूजुअली अगर हाइपोग्लाइसीमिया, तो सीधी सी बात है लेस देन 70, ठीक है, लेस देन 70 mg पर डीएल यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। लेस देन 70 mg पर डीएल यहाँ पे आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है। अगर बोले फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, वो बेसिकली कितना रहेगा आपका 72 से लेकर 110 यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। दिस इज द 60 to 70 mg पर डीएल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, आरएमएल और एसजीपीजीआई। जी हाँ, आरएमएल और एसजीपीजीआई की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। नेक्स्ट एमसीक्यू, दिस इज द क्वारंटीन इज ए रिलेटेड, ठीक है ना। एक होता है क्वारंटीन, ठीक है, एक होता है क्वारंटीन और दूसरा क्या होता है आइसोलेशन, ठीक है, दूसरा क्या होता है आइसोलेशन। दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। एक होता है प्राइमरी के अंदर, एक होता है प्राइमरी के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होते हैं आपके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और आइसोलेशन की अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली क्या होता है आपका सेकेंडरी होता है, ये बेसिकली क्या होता है सेकेंडरी होता है। इसको अपन बात करें तो यहाँ पे डिजीज क्या होगी आपकी प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। यानी ये तो होगा बिफोर डिजीज। क्वारंटीन की अगर मैं बात करूं, अपन ने कोविड के अंदर देखा था सबसे ज्यादा, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कोविड के पेशेंट के अंदर अपन देखा था कि उस कोविड के दौर में पेशेंट को अपन ने बहुत अच्छे से समझा था क्वारंटीन और आइसोलेशन। क्वारंटीन बेसिकली यानी एक पर्सन ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आया है जो क्या है ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ऐसे पेशेंट को अपन ने क्या किया है कि रिस्क फैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन कंफर्म नहीं है, ऐसे को अपन क्या करते थे 14 डेज के लिए अपन क्या करते थे क्वारंटीन करते हैं, ठीक है। ऐसे अपने को अगर 14 दिन के अंदर अंदर अगर वो पॉजिटिव नहीं आया तो वो फिर बाद में पॉजिटिव नहीं कहलाएगा, उसको फिर अपन वापस फ्री करते हैं। लेकिन आइसोलेशन की बात यह है कि वो ऑलरेडी क्या है कंफर्म है, ठीक है ना, ऑलरेडी क्या है कंफर्म है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए अपने पेशेंट को क्या करते हैं सेपरेट करते हैं जिससे क्या नहीं हो वो नॉर्मल हेल्दी पर्सन को भी नहीं इन्फेक्टेड करे, इसके लिए आइसोलेशन बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या रहता है, किसके लिए क्वारंटीन करते हैं, सीधी सी बात है कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, रेस्पिरेटरी जो आपको ड्रॉपलेट से इन्फेक्टेड कर सकता है, कॉन्टेक्ट से आपको इन्फेक्टेड कर सकता है, ऐसे पेशेंट के लिए हमेशा आइसोलेशन या फिर क्वारंटीन की अपन प्रोसेस करते हैं। दिस इज द कम्युनिकेबल डिजीज जो क्या हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैल सकती है, ठीक है ना, वन पर्सन टू एनोदर पर्सन, ठीक है ना, क्या रहेगा आपका एनोदर पर्सन यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका ए ऑप्शन क्या रहेगा राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास में है परसिस्टेंट लैक ऑफ द एपेटाइट ऑफन अकरिंग विथ वॉमिटिंग एंड सीवियर वेट लॉस, ठीक है ना। दो कंडीशन दे रखी है, सबसे पहले तो लैक ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगना, यानी भूख के अंदर कमी, दूसरा वॉमिटिंग भी कर रहे हैं और सीवियर वेट लॉस भी रह रहा है। तो सीधी सी बात है वेट लॉस किसके अंदर देखा था आपने ईटिंग डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली टू टाइप से ईटिंग डिसऑर्डर अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द दिस इज द एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड दूसरा दिस इज द बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर बेसिकली पेशेंट क्या रहता है फ्री फ्रॉम द ओबेसिटी, मेनली अगर देखूं बात तो फीमेल्स में ये ज्यादा देखने को मिलता है फॉर फिजिकल ब्यूटीनेस, ठीक है ना। अपने खुद को वेट को मेंटेन करने के लिए उनको बार बार यही लगता है, हर बात पे लगता है कि कहीं मेरा वेट बढ़ नहीं जाए। ऐसे में वो क्या करते हैं सबसे ज्यादा फास्टिंग करते हैं, खाना कम खाते हैं और खुद के वेट को मेंटेन करने के लिए खाना नहीं खाएंगे और थोड़ा भी खा लिया तो उसके बाद में वॉमिटिंग या फिर ऐसे कह सकते हैं अपने को वेट लॉस करने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली सारे सिम्टम किसके अंदर देखने को मिलता है, ये बेसिकली सारे के सारे सिम्टम देखने को मिलता है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिससे क्या है आपके ईटिंग डिसऑर्डर है। दूसरा है बिलूमिया नर्वोसा। बिलूमिया नर्वोसा के अंदर बेसिकली पेशेंट क्या करता है बहुत एक्सेसिव ईटिंग करता है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के डिफरेंट है, यानी एक में तो बिल्कुल ही खाना नहीं खाते हैं, दूसरे में क्या करते हैं आपके एक्सेसिव ईटिंग करता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों बेसिकली आपके
ईटिंग डिसऑर्डर है, और ये भी आपका क्या रहता है, ईटिंग डिसऑर्डर। इसके अंदर बेसिकली कुछ भी खाता है, ठीक है ना, एवरीथिंग इज फेयर, ठीक है ना, ऐसे लगता है इनको जो नॉन फूडी कंटेंट्स, ठीक है ना, नॉन फूडी आइटम्स हैं, उनको भी क्या करते हैं, ये इंटेक करते हैं, ठीक है ना, उनको भी ये इंटेक करते हैं। अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो हेयर्स, यहाँ पे आपके मड्स कह सकते हैं, ठीक है ना, जो मुल्तानी मिट्टी जो अपन बोलते हैं, ऐसे पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव ईटिंग, यानी जो खाने योग्य चीजें नहीं होती हैं वो भी खाने लगते हैं। मेनली प्रेगनेंसी के अंदर भी ये चीजें देखने को मिलता, बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्रेविंग जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या देखने को मिलती है, क्रेविंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना, किसके अंदर, पिक्का के अंदर। दूसरा है बिलूमिया नर्वोसा, यानी एक्सेसिव ईटिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, वेट गेन होता है, ठीक है। इसके अंदर भी बेसिकली आपका वॉमिटिंग करता है, ठीक है ना, इसके अंदर बेसिकली अगर बिलूमिया नर्वोसा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो खाना बहुत ज्यादा खा लेंगे, उसके बाद में ये कोशिश करके इंड्यूस करेंगे वॉमिटिंग करने के लिए कि अब मैंने क्या कर लिया है, बहुत खाना ज्यादा, इनको क्या होता है, गिल्टी फील होता है, और दोनों ही कहां चले जाते हैं, डिप्रेशन के अंदर, ठीक है ना। डिप्रेशन क्या रहेगा आपका, कॉमन रहने वाला है। लेकिन वेट लॉस किसमें देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर, और इसके अंदर बेसिकली आपका वेट गेन देखने को मिलेगा, किसके अंदर, बुलिमिया नर्वोसा के अंदर। तो यहाँ पे क्या आंसर रहने वाला है, एनोरेक्सिया नर्वोसा इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास में, ए नर्स ऑब्जर्व कन्वर्जन एंड द ट्विचिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटी इन ए न्यू बोर्न इन्फेंट। क्या देखने को मिल रहा है, कन्वर्जन एंड ट्विचिंग, ठीक है ना, एक्सट्रीमिटी इन न्यूबॉर्न, व्हाट वुड बी द प्रोबेबल कॉज ऑफ इट, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या देखने को मिलता है आपका, ब्रेन हाइपेक्सिया, ठीक है ना, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ब्रेन हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, यानी ऑक्सीजन की यहाँ पे बिल्कुल कमी देखने को मिलेगी ऐसे पेशेंट के अंदर। तो बेसिकली क्या कहलाता है उसको, जिसके कारण आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर, इसको अपन क्या बोलते हैं, एस्फाइक्सिया, इसको अपन क्या बोलते हैं, एस्फाइक्सिया बोलते हैं। मेनिंजाइटिस बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजस, ठीक है ना, मेनिंजस, ठीक है, इसके कारण ये क्या करता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को बेसिकली क्या करता है, आपका प्रोटेक्शन करता है। जीबीएस की बात करूं मैं, यानी गुलिन बार सिंड्रोम, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, गुलिन बार सिंड्रोम। ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो आपके कॉम्फेलोबैक्टर जेजुनी होता है, जो एक पैथोजन या बैक्टीरिया होता है, उसको बॉडी अपनी एंटीबॉडी क्या करती है, नष्ट करती है, और उसके खिलाफ जो उसके कारण दूसरी अपनी खुद की एंटीबॉडी उसको भी क्या करते हैं, माइलिन शीथ को डिस्ट्रक्शन करते हैं, और खुद के साथ में बहुत ज्यादा यहाँ पे खुद की एंटीबॉडी को, यानी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, अपनी खुद की बॉडी एंटीबॉडी को क्या करता है, इसमें डिस्ट्रॉय करता है। मेनली बात करूं तो माइलिन शीथ को, ठीक है। तो इसमें मेनली रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी फेलियर इसका मेन कॉम्प्लिकेशन रहता है, ठीक है ना। मेन कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूं, मेन कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या रहेगा आपका, रेस्पिरेटरी फेलियर यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेनिंजाइटिस अगेन आपके इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजस, एंड जीबीएस क्या रहने वाला है, गुलिन बार सिंड्रोम, ठीक है। और इन्फेक्शन यहाँ पे नहीं रहेगा, तो एफेक्सिया क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला, दिस इज द एस्फाइक्सिया। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ द सॉरी बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नहीं रहने वाला है, नॉट फॉर ए ब्रीडिंग, नॉट फॉर ए सेक्सुअल, दिस इज द बाइनरी फ्यूजन, इसको अपन क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन अपन यहाँ पे इसको बोलते हैं, किसको, रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। नेक्स्ट एमसीक्यू, द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना, क्या रहने वाला है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना, एक तो अपन क्या पढ़ते हैं, क्वाशी और कार, दूसरा अपन क्या पढ़ते हैं, मेरास्मस, ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं अपन, मेरास्मस पढ़ते हैं। एक के अंदर बेसिकली क्या होता है आपका, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, दूसरी के अंदर मैं बात करूं, प्रोटीन एंड
एंड एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी की यहाँ पे क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। ऐसे पेशेंट हमेशा क्या होते हैं, अंडरवेट फॉर एज, ठीक है ना, क्या रहते हैं आपके, अंडरवेट रहते हैं। जैसी उनकी एज होती है उनके हिसाब से उनका वेट नहीं होता है। अगर मैं बात करूं तो बीएमआई की, अगर मैं बात करूं बॉडी मास इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो लेस देन 18 यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसे पेशेंट के अंदर जो बॉडी मास इंडेक्स है वो क्या होता है, नॉर्मल हेल्दी की अगर मैं बात करूं, जो नॉर्मल अगर हेल्दी की बात करूं तो 18 से लेके 24 होना चाहिए, लेकिन इनका क्या रहता है आपका लेस देन 18 यहाँ पे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, while assessing a vital sign of a patient having a recurrent attack of the seizure the nurse should, ठीक है ना, ऐसे पेशेंट को क्या आया है, रिकरेंट अटैक्स आ रहे हैं किसके, सीजर्स के, एपिलेप्सी के, द नर्स शुड क्या करेगी, टेक एक्सिलरी टेम्परेचर एवरी 4 आवर, कभी नहीं लेना है इसको, ऑब्जर्व द ब्रेडिकार्डिया, ओके ओके जी हाँ बिल्कुल, अपने को हमेशा एक्सिलरी लेना है, कभी भी ऐसे पेशेंट को ओरली नहीं लेना है, ठीक है ना, ओरली नहीं लेना है, और रेक्टली ही भी नहीं लेना है, ठीक है ना, रेक्टली भी नहीं लेना है, लेकिन हाँ अपन एक्सिलरी ले सकते हैं। ऑब्जर्व ब्रेडिकार्डिया एंड ब्रेडिप्ने, यानी डी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, किसके, सीजर्स और कन्वर्जन के पेशेंट हैं, ठीक है। और प्रेगनेंसी के अंदर अगर आपकी कन्वर्जन या फिर सीजर आए, इसको अपन क्या बोलते हैं, इक्लम्सिया। इक्लम्सिया के ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहने वाली है आपकी, MgSO4, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इक्लम्सिया की, ठीक है ना, की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी आपके, MgSO4, ठीक है ना, क्या रहेगी आपकी MgSO4। यहाँ पे हाइपरटेंसिव प्रोटीनूरिया के साथ में एडिमा और कन्वर्जन आ जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इक्लम्सिया। और प्री इक्लम्सिया के अंदर कभी भी कन्वर्जन नहीं आएंगे, वहां पे आपके प्रोटीनूरिया, हाइपरटेंशन एंड आपका एडिमा देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पे सीजर प्रेजेंट नहीं होंगे। और अगर आपका सीजर प्रेजेंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इक्लम्सिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपन ने एमसीक्यू देखे हैं, एक बार फिर से अपन क्या कर लेते हैं, फटाफट से इसको रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यू तो अपने पास में पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, तो अपने को कौन सा ऐसा ऑप्शन रहेगा जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म से प्रिवेंशन करेगा, तो बेसिकली किसके कारण हो रहा है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस बेसिकली क्या होता है, प्रोलॉन्ग टाइम तक एक ही पोस्चर के अंदर, एक ही बेड पोजीशन के अंदर अपन रहते हैं, इसके कारण वहां पे मूवमेंट नहीं होने के कारण क्या बन जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो सीधी सी बात, अपने को क्या करवाना है, मूवमेंट करवाना है और पेशेंट को चलना फिरने के लिए मोटिवेट करना है, दिस इज द अर्ली एम्बोलिज्म। नेक्स्ट अपने पास में एक्सियल स्केलेटल, जो अपनी पास में बी ऑप्शन जो रहने वाला है, दिस इज द 80 बोन्स क्या रहेंगे आपके एक्सियल स्केलेटल, जिसमें क्या आएगा आपका स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड द अपेंडिकुलर, या फिर हायोइड बोन एंड देन रिब्स यहाँ पे क्या रहेंगे आपके, और 126 यहाँ पे क्या रहेंगे अपेंडिकुलर। एडिक्वेसी ऑफ द फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन ए पेशेंट विद द शॉक बेस्ट डिटरमाइंड, यानी एक पेशेंट को क्या है, बढ़िया फ्लूइड है, इसकी अपने पास में एडिक्वेसी क्या रहने वाली है, तो अपने पास में सीधी सी बात है जो 50 ml पर आवर है वो सबसे बढ़िया। अगर आपका ये भी ऑप्शन में है तो ये भी क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, ठीक है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द स्लाइडिंग हाइटस हर्निया, ठीक है, ये बेसिकली किसके अंदर, इसके अंदर बेसिकली आपका स्टोमक क्या होता है, अपर मूवमेंट यहाँ होने लगता है, ऐसी कारण हर्निया के कारण, जिसके कारण बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। Which of the following symptom is suggested for the breast cancer? Unilateral discharge from the nipples, यहाँ पे क्या रहेगा आपका ब्रेस्ट कैंसर के लिए बेसिकली यहाँ पे आपका सिम्टम है, ठीक है। Symptom of the hypoglycemia usually occur when the blood glucose level is less than, ठीक है ना, हाइपोग्लाइसीमिया की अगर मैं बात करूं तो लेस देन 70 या फिर 60 mg पर DL क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास में है, क्वारंटीन इज रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है ना, कम्युनिकेबल डिजीज को अपन क्या बोलते हैं, क्वारंटीन बोलते हैं, ठीक है। क्वारंटीन अपन किसके अंदर, जो कम्युनिकेबल डिजीज जो एक दूसरे को क्या कर सकता है, ड्रॉपलेट से, एयरबोन से, कॉन्टेक्ट से यहाँ पे स्प्रेड कर सकते हैं, उससे प्रिवेंशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्वारंटीन की प्रोसेस यूज में लेते हैं, ठीक है। परसिस्टेंट लैक ऑफ द एपेटाइट या फिर वोमिटिंग एंड सीवियर वेट लॉस बेसिकली देखने को मिलता है आपके ईटिंग डिसऑर्डर, जिसके अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, क्या रहेगा आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। A nurse observe convulsion and twitching activity in a newborn of infant. What could be the probable cause of, यहाँ पे क्या रहने वाला है,
सॉरी एस्पेक्सिया यहाँ पे क्या रहेगा आपका, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ब्रेन हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। The first indicator of the protein energy malnutrition is the underweight of the age, जिनका BMI क्या रहेगा 18 से कम। While assessing a vital sign of the patient having recurrent attacks of the seizure, the nurse, इसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके ब्रेडिकार्डिया, ब्रेटिपनिया या फिर टेम्पररी, अपन दोनों टेम्परेचर, सारे के सारे ऑप्शन क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। ओके, आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। तो आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन अपना यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट धमाकेदार एमसीक्यू सेशन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कीप मोटिवेट रखिए खुद को। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। विकल्प बहुत मिल जाएंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। Okay, thank you for watching this class.